हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत डीएसआर फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 10वीं के जो 2022 की जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है और आपके लिए लेके आया हूँ। बच्चों देख लीजिएगा, पूरा A to Z इसमें आपको कवर कर दिया गया है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्षितिज का काव्यखंड है। इसमें देखें क्या इसका पूरी प्रस्तावना लिखी हुई है आपके सामने। इसके अंतर्गत क्या आता है, पद्य साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, आधुनिक काल। इसमें कितने प्रश्न हैं, एक अंक है कि 7 प्रश्न, 2 अंक के 3 प्रश्न, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख लें। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। जैसे सही विकल्प, पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है, तो बच्चों भक्ति काल है। नई कविता काल किस काल के अंतर्गत आता है, तो आधुनिक काल के। रिक्त स्थान आए कि कौन सी मतलब छायावादी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, राम भक्ति शाखा किसके अंतर्गत आती है, कौन सी शाखा कहलाती, तो वो सगुण भक्ति काव्य की धारा कहलाती है। याद रखिएगा, आप लोग सुन लीजिए बहुत अच्छे से, जितना हो सकेगा मैं बोल करके सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। तुलसी क्या कहलाते, भक्ति सम्राट है। सूरदास जी क्या होते, वात्सल्य सम्राट। महादेवी जी क्या है, यहाँ पे आपके सामने दा वाला ऑप्शन सही जोड़ी की बात कर रहा हूँ। सरस्वती पत्रिका आधुनिक काल में प्रकाशित हुई, ये सत्य है। फिर इसके बाद प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित ताल सप्तक पत्रिका से हुआ, ये भी सत्य है। भक्ति काल कहाँ से, 1375 से 1700 तक अथवा 1318 से, ये पूरा लिखा है आपके सामने। फिर छायावाद की 2 विशेषताएं देख लीजिए आप यहाँ पे, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, व्यक्तिवाद की प्रधानता। आधुनिक काल के 2 महाकाव्य और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं, कामायनी जिनकी रचनाकार जयशंकर प्रसाद, साकेत के मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए प्रश्न क्या बन रहा है, भक्ति काल अथवा छायावाद की 3 विशेषताएं और 3 रचनाकारों के नाम। ही हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद बात आती सूरदास जी वाले। तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, गोपियों ने बड़भागी किसे कहा, किसे कहा है, ऊधव को। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने क्या पढ़ लिया, तो क्या पढ़ लिया है, राजनीति, इसलिए वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं हमारे साथ। फिर गोपियों ने मधुकर किसे कहा, ऊधव को। गोपियों के अनुसार योग क्या है, योग क्या होता है, एक कड़वी ककड़ी की तरह योग होता है गोपियों के अनुसार। इसके बाद सूरदास की भाषा कैसी है, तो ब्रज भाषा है। राजा का धर्म है प्रजा को ना सताए, योग संदेश लेकर उद्धव मथुरा से ब्रज आए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। फिर सही जोड़ी यहाँ देखिए, गुड़, गुड़ का यहाँ पे आपको संबंध बतलाना है किससे होता है, तो गुड़ का संबंध होगा बच्चों चींटी से। सूरदास जी का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे भौरा के समान उनका मन है ना, भ्रमर गीत। हारिल पक्षी और फिर ऊधव, ये पूरा लिखा हुआ है आपके सामने। अब देखें, हारिल की लकड़ी लोक में मुहावरे के रूप में प्रचलित है, क्या है, तो ये सत्य बात है। फिर मधुकर का अर्थ क्या होता है, भौरा होता है। ठीक है, सूरसागर की रचना तुलसीदास जी ने की, नहीं सूरदास जी ने की। ठीक है, सूरसागर, सूरावली, ये सब सूरदास की रचना है। फिर देखो प्रश्नोत्तर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा के लोगों को देने की बात कही, गोपियों के किसके आने की आशा थी, पूरे उत्तर हैं आप देख लीजिए। इसके बाद बच्चों 8 400 400 400, जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8 400 400 400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सूरदास की रचना आ गई, क्या, सूरसागर। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, प्रजा के हित का। कृष्ण ने क्या पढ़ लिया, राजनीति। गोपियों ने किस को दृढ़ करके पकड़ा है, तो कृष्ण को पकड़ा है गोपियों ने, कृष्ण को दृढ़ करके पकड़ा, मतलब कि मजबूती से पकड़ा है। ये आपका जो आपका पाठ है गोपियों वाला वो चल रहा है। यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न उत्तर की। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई, तो उत्तर पूरा लिखा है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया, तो ये पूरे प्रश्नों के उत्तर। तीसरा प्रश्न देखें आप, गोपियों के अनुसार कृष्ण के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गए हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपके सामने है, तो आप इनको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इन पूरे प्रश्नोत्तर तैयार कर लें। अब बारी आती प्रश्न की। देखें, सूरदास की 2 रचनाएं और 2 काव्यगत विशेषताएं। तो रचनाएं हैं सूरसागर और सूरसारावली, इनकी विशेषताएं ये पूरी लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए एक प्रसंग आया है, इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ऊधव तुम हो अति बड़भागी, तो देखो संदर्भ लिखा, प्रसंग लिखा और उसका अर्थ लिखा हुआ है। पूरा आप देखें, पूरा लाइन से आपका चल रहा है, इसको आप पढ़ लें और इसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। फिर उसका देखिए ये अर्थ पूरा चल रहा है। फिर अगला एक और, मन की मन ही मांझ रही,
वाला है जो, तो उसका भी संदर्भ लिखा है, प्रसंग लिखा है और जो अर्थ है वो आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दें। इसके बाद करते हैं बात तुलसीदास जी वाले पाठ की, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो विश्वामित्र किसके गुरु थे? तो वो थे राम लक्ष्मण के। शिव धनुष किसने तोड़ा था? राम जी ने। परशुराम के क्रोध पर किसने प्रतिक्रिया दी थी? तो लक्ष्मण जी परशुराम जी पर भड़क पड़े थे, क्योंकि वो परशुराम जी राम जी को भला बुरा कहने लगे थे, उनको छोटा समझ रहे थे, इसलिए लक्ष्मण जी भड़क गए थे। इसके बाद बात आती है कि यहाँ कुम्हड़बतियाँ कौना ही, पंक्ति में कुम्हड़बतियाँ क्या है? तो वो है कुम्हड़े का फल। फिर तुलसीदास जी की भाषा कैसी है? तो अवधि है। शिव धनुष तोड़ने वाले आपका कोई दास होगा, ऐसा किसने कहा था? ऐसा लक्ष्मण ने। कांसिक खालिस्तान को कहा गया किसे? विश्वामित्र को। कवितावली की रचना किसने की? तो वो करी है तुलसीदास जी ने। ये पूरे हो गए। इसके बाद यहाँ देखें सही जोड़ी है, सही जोड़ियों को आप देख लीजिए। भृगसुत किसे कहते हैं? तो भृगसुत कौन है? परशुराम जी। परशुराम जी ऋषि भृग के पुत्र थे, तो उन्हें भृगसुत कहा जाता है। फिर ये पूरा लिखा है शिव धनुष का संबंध, ये सारा दिया हुआ है, सत्य सत्य है आपके सामने। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। विनय पत्रिका की रचना गद्य में हुई। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है। बच्चों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार आपको इसी प्रकार से अच्छी अच्छी चीज़ें देते रहते जो आपके एग्जाम में हेल्प कर देती। देखिए यहाँ सहस्त्रबाहु कौन था? तो राजा कार्तवीर सहस्त्रबाहु था। परशुराम किसके पुत्र थे? तो ये भृगु ऋषि के पुत्र थे। ठीक है। परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? तो मूल कारण था शिव धनुष का टूटना। फिर पांचवा है वीर योद्धा किस पर वार नहीं करते? किस पे नहीं करते वार? ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु के भक्तों पर। राम का स्वभाव कैसा था? गंभीर और धीर शांत वाला। फिर देखें पूरा है, लघुत्तरीय प्रश्न है। धनुष टूटने पर लक्ष्मण ने कौन से तर्क दिए? ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई? फिर ये पूरे लिखे हुए। अब देखें तुलसीदास जी की 2 रचना और 2 काव्यगत विशेषताएं। तो देखिए इनके 2 रचनाएं आ गई और काव्यगत विशेषताएं आ गई, उनकी 4 लिखी हुई हैं। फिर एक काव्यांश आया यहाँ पे, और उसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ये बिहसी लखन मोदे मृदुबानी अहो मुनीस महाभरिबानी, ये पूरा लिखा हुआ, इसके संदर्भ प्रसंग और अर्थ भी दिया हुआ, देख लें आप। इसके बाद अगला है नाथ शंभु धनु भंज निहारा, ये तो रामायण की चौपाई है, तो देखें आप इसको, उसका भी संदर्भ प्रसंग पूरा लिखा हुआ है। अब तुलसीदास जी हैं तो वो रामायण की लैंग्वेज तो होगी ही बेटा चौपाई वाली, तो देख लीजिए आप उसका उत्तर, ये पूरा चल रहा है। अर्थ क्या है कि राम भक्त कवि तुलसीदास जी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अवसर पर कहते हैं, पूरा लिखा है, आप देख लीजिए इसको। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य। देखें सही विकल्प आ गए, तो पहला विकल्प है उसका उत्तर हंस है। दूसरा देखें आत्मकथ्य कविता पहली बार किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों 1932 में। जयशंकर प्रसाद ने किस महाकाव्य की रचना की? तो वो है कामायनी। ठीक है, और साकेत है किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। कवि की आत्मकथा कैसी होती है? करुण। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए आगे आप। तो ये पूरे रिक्त स्थान है और उसके उनके अर्थ भी, उत्तर भी आपके सामने हैं। स्क्रीनशॉट लें, पढ़ लें, नोट्स बना लें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और अपना थोड़ा सा लक आप हमें भी दें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। देखें यहाँ पे सही जोड़ियाँ आई। मधुप मतलब क्या होता है बेटा? मन रूपी भंवरा, ये पूरा लिखा है आपके सामने। अब हंस महाकाव्य है, सही है कि गलत? तो ये बेटा गलत है, हंस महाकाव्य नहीं है, एक तो पत्रिका थी वो तो हंस। तो फिर कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता? प्रश्न उत्तर देखें, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखें यहीं पे ऊपर आंसू किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ फिर से आए, लास्ट में नीचे देखें आप, सबसे नीचे लिखा हुआ है स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो ये पूरा लिखा उत्तर देख लें आप इसको। अब यहाँ देखें ये पूरे प्रश्न उत्तर। फिर दीर्घोत्तरीय देख लें, जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं और 2 काव्यगत विशेषताएं। तो बच्चों ये जो है एक प्रकार से जीवन परिचय है जी, तो आप तैयार कर लीजिएगा। सूरदास जी, तुलसीदास जी और जयशंकर प्रसाद, ये यहाँ पे देखें फिर से जयशंकर प्रसाद जी के चैप्टर से भी एक ये पद्य खंड उठाया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसका भी संदर्भ प्रसंग के साथ आपको व्याख्या करनी है तो कर दीजिएगा आप लोग। एक आध और आएगा यहाँ पे। अब बारी आई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी,
तो देखें अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वीडियो में फास्ट करूँगा, स्पीड में निकालूंगा ताकि आपका समय बचे। आपको क्या करना है बच्चों, इनको आप पूरे स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लें। आपके अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो हाफ ईयरली के बाद फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देख लें आप लोग, पूरा सही जोड़ियाँ आ रही हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का इसमें किससे संबंध है, तो महिषादल से, ये पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लें। इसके बाद सत्य सत्य, छायावादी कवियों में सबसे पहले निराला ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। जी हाँ, ये सत्य बात है। फिर प्रश्नोत्तर देखें, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, क्योंकि सामाजिक क्रांति के लिए इसमें उत्साहित किया गया है, ठीक है। कवि की आंखें क्यों नहीं हट रही हैं। फिर देखें आप 5वां प्रश्न, कवि ने तप्तधारा के माध्यम से क्या संकेत दिया हुआ है। फिर लघुत्तरी देखें, पहला, फागुन में ऐसा क्या है जो अन्य ऋतुओं में नहीं। फिर कविता में बादल किलकिल अंधों की ओर संकेत करता है, ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है। फिर आप देखें यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर। दीर्घ उत्तरी देख लें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 रचनाएं और 2 काव्यगत विशेषताएं। तो बच्चों मैं फिर से कहूँगा, ये प्रश्न जो है वो जीवन परिचय के अंतर्गत आता है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। मगर आप सूरदास तुलसीदास जी का जीवन परिचय अवश्य कर लें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे देखें आप, ये फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा चल रहा है आपके सामने, जो आपका वो गद्य खंड था उसका उत्तर। अब बारी आई गिरजा कुमार माथुर जी से, ठीक है। तो ये देखिए उनके जो पाठ है उससे रिलेटेड ये आपके सामने ये आ रहे हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न, इनको आप देख लें। और ये पूरे के पूरे बच्चों आपको तैयार कर लेने हैं 2022 की बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, और ये आपको करना भी चाहिए, कि आप लोग अपनी तैयारी भी अवश्य रखें। हम लोग अपने हिसाब से जो प्रश्नोत्तर आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं वो हमारा अनुमान रहता है, मगर हमारा अनुमान कभी कभी गलत भी हो सकता है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी भी रखें। हम लोग वैसे प्रयास करते बच्चों कि आपका भला हो, मगर फिर भी अपनी तैयारी जरूर रखें, कभी भी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। यहाँ देखें प्रश्नोत्तर, मृग तृष्णा किसे कहा गया है, तो वैभव, प्रतिष्ठा, यश, ये सारी मृग तृष्णा है, झूठी इच्छाएं, लालसा, ठीक है। फिर ये पूरे प्रश्नोत्तर लघुत्तरी भी आ रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल ये चैप्टर अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से तो नहीं है, मगर वार्षिक परीक्षा के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट होता है। ये पूरे देख लीजिए, छाया मत छूना, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब बारी आई ऋतुराज, ये कन्यादान पाठ, इसमें देखें सही विकल्प आ रहे हैं। आग रोटियां सेकने के लिए क्या होती है, जलने के लिए नहीं होती है। फिर यहाँ देखें रिक्त स्थान, स्पीड में निकाल रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके इसको तैयार कर लें। सही जोड़ियाँ आ रही हैं, प्रश्नोत्तर आ रहे हैं, जो कुछ समझाने लायक है बच्चों में वो समझा दिया। अब ये प्रश्नोत्तर आप लोगों को याद करने हैं, तो इसको स्पीड में निकालते जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट से आप इसको देख लें, लेके तैयार कर लें। कन्यादान कब किया जाता, कन्या का विवाह ही कन्यादान कहलाता है। फिर लघुत्तरी, कवि ने लकड़ी को भोली सरल क्यों कहा है, तो ये पूरा लिखा है, इसका उत्तर भी, इसको देख लें। और बच्चों अगर आप अभी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, कहीं से भी आपको ट्रिक मिली है कि ये वीडियो अच्छा लगा है आपको, तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और हमारे चैनल का अंग बन जाइए, ताकि आपकी मदद लगातार होती रहे और हमारा भी भरोसा आपके काम आ जाएगा, क्योंकि हम विश्वास दिलाते हैं अपने सब्सक्राइबर को कि हम देते हैं सही और सटीक जानकारी। और जैसा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से भी देने का प्रयास किया, आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पार्ट 2 आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आपको उस पार्ट 2 की लिंक शायद वीडियो के लास्ट में ही मिल जाए, तो आप वहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो का पार्ट 2 भी देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिएगा हमारे साथ। गुड बाय।